एक स्किल्ड वर्कर्स के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हों। यूएई में यकीनन इश्यूज़ आए हैं पिछले दिनों में, लेकिन अब जो लेटेस्ट है कि वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो गए। ऑनलाइन भी लोगों को वीज़ा मिल रहा है। कई लोग हैं वो 5-5 साल का मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं, विज़िट का उनका एक्सेप्ट हो रहा है। उन्होंने ज़रूर स्क्रूटनी थोड़ी सख्त की है। हम अपने एंड पे भी यहाँ पे उसको मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके उसको एड्रेस किया जा रहा है। जो स्किल्ड अभी भी वर्कर है उसका अगर वीज़ा वहाँ से निकल आता है तो कोई रिजेक्शन का रेट बहुत कम है जी, स्पेशली जब जॉब आपकी कंफर्म हो और वो किसी स्किल्ड वर्क के लिए जा रहा हो। जी सप्लीमेंट्री सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ था, मैं और अब्दुल कादिर पटेल साहब एक ज़ियारतों पे गए थे, तो वहाँ हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि हर जगह लेबर शॉर्टेज के हवाले से हमारे लोग वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे और उनको डिमांड है कि लोग मिले काम के लिए। हमारे पास यहीं से लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से वहाँ हमें मिले। तो मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इस पर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी जा भी रहे हैं लेकिन गैर कानूनी तरीके से क्यों जा रहे हैं, जबकि वहाँ लोगों को मुख्तलिफ इदारों को नीड है कि यहाँ पर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें एंगेज करें। हम इनसे डिमांड करते हैं कि इतने लोग हमें भेजें। मुख्तलिफ सर्व वेटर्स पूरे वहाँ देखेंगे तो पाकिस्तानी, हर जगह पाकिस्तानी थे, लेकिन मैक्सिमम लोग गैर कानूनी तरीके से गए हुए थे। तो मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर साहब इसमें इंटरेस्ट लें। वहाँ डिमांड मौजूद है, ये अपने लोगों को फैसिलिटेट करें कि कानूनी तरीके से बाइज्जत रोज़गार और रेमिडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मिल सके। शुक्रिया। पासपोर्ट सर, इराक में एक इशू ये था कि ज़्यादा बेइज्जती की बात यह थी कि अफगानिस्तान या किसी भी मुल्क के लोग आते हैं तो वो पासपोर्ट वहाँ स्टैंप लगवा के साथ मुल्क इराक में चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तजलील ये की जाती थी कि पासपोर्ट जमा किए जाते हैं और वो पासपोर्ट यहाँ से जब ज़ियारत पे लोग जाते हैं तो सैकड़ों के हिसाब से पासपोर्ट वहाँ पर फिर मिस हो जाते हैं। जब मिस हो जाते हैं फिर 5 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी रहती है, क्योंकि मिस भी इराकियों से हुए होते हैं और डिफ़ॉल्टर हमारे लोग होते हैं। तो इस इशू को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो इंटीरियर का इशू आ गया, लेकिन मेन चीज़ ये कि वहाँ पर लोगों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुनरमंद लोग आएँ, सिर्फ हम एंगेज करें, फैसिलिटेट करें। सर जी मिनिस्टर साहब। जी स्पीकर साहब, मैं आपको बल्कि एक अच्छी खबर बताना चाहूँगा, वो ऑनरेबल मेंबर को शायद पता ना हो। आज से 6 दिन पहले हमारा इराक के साथ MOU साइन हुआ है और इसी मकसद के लिए हुआ है कि हमारे वहाँ पे जो लोग जा चुके हैं। ये खालिद मक्सी साहब, ये कॉर्नर मीटिंग ज़रा प्लीज़। खालिद मक्सी साहब, ये कॉर्नर मीटिंग ज़रा प्लीज़ बन जी। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि जी आज से 6 दिन पहले हमारा इराक के साथ MOU साइन हो गया और इसी पर्पज़ के लिए हुआ है। थैंक यू। अंजुम वकील साहब, सप्लीमेंट्री। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्किल पर्सन की तैयारी में कितना टाइम लगता है और क्या हमें डिमांड आती है स्किल की, हार्ड स्किल की, और अभी तक हमें कितनी डिमांड बाहर से आ चुकी है कि इससे स्किल के हमें इतने लोग चाहिए। जी मिनिस्टर साहब, चौधरी सालिक साहब। डिफरेंट जी कैटेगरीज होती हैं, इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, 6 months, ईयर, ज़्यादा लंबे भी हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है। और हमें जी तकरीबन ऑन एवरेज 1,80,000 से 1 लाख बंदे की डिमांड जो है वो हर वक्त फ्लोटिंग में होती है जी। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्किल डेवलपमेंट, उनकी अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। ऑल्दो ये हमारी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, लेकिन हम उनसे बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसमें SIFC भी इन्वॉल्व है और तकरीबन जी हम जो GDG जो काम किया उसमें तकरीबन 8,300 लोग हैं। काफ़ी लोग कोरिया के साथ हमारा एक्सक्लूसिव G2G अरेंजमेंट है, जापान के साथ भी होने जा रहा है। और जो हमारा इमिग्रेशन है महकमा जी, उसके थ्रू 13 लाख लोग जो हैं वो पिछले 3 सालों में बाहर गए हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस भी है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर।
और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आलिया कामरान साहबा। मुझे लग रहा है कि डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है पार्लियामेंट लॉजेस और एमएनए हॉस्टल्स जो हैं ये सीडीए ने, ये तो सिर्फ हमारा जो यहाँ की चीज़ें होती हैं वहाँ रखी जाती हैं। ये तो उन्होंने सवाल किया पूरे बाकी जी जो हैं जो डिपार्टमेंट्स उनकी भी मैनेजमेंट का, तो इसका जवाब दीजिए। सर इसमें ऐसा है कि जैसे एमएनए हॉस्टल है तो वो उनका सामान वहाँ पे जो होता है, जो ये सामान चेंज करते हैं, पुराना सामान वहाँ पे रखते हैं, और ये जो लॉजेस वाला है वो लॉजेस में रखते हैं। तो इसलिए और उनका फिर बाद में ऑक्शन भी करते हैं जो अखबार में दिया जाता है, और अखबार टेंडर के थ्रू वो जो ऑक्शन अखबार में आएगा उसके बाद ये इसकी बोली लगती है। तो उसके बाद जो है ये जो भी लेता है, लास्ट जो हुआ था उसमें तकरीबन 50 लाख रुपए का इन्होंने ऑक्शन में वो सामान दिया था और वो सीडीए अकाउंट में जमा भी हो गया था। बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो कितना सामान पड़ा हुआ है, तो इसका तो अभी मुझे पता नहीं, या तो मैं इनको पूछ के बता दूंगा या फिर फ्रेश क्वेश्चन दे देंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। उन्होंने तो देखे इन्वेंट्री भी मांगी थी, तो सवाल आना चाहिए था लिख के। क्या सीडीए ने आपको नहीं दिया? सर उन्होंने ये बताया कि सामान इधर रखते हैं, उसकी इन्होंने प्राइस नहीं पूछी। इन्होंने ये जब क्वेश्चन आवर खत्म होगा तो आप भी तशरीफ लाइएगा। मैंने सीडी और इंटीरियर को बिठाया अपने पास। सर इन्होंने पूछा कि इन्वेंट्री कहाँ पे रखते हैं, इसका डिस्पोज ऑफ और वो कैसे होता है, इन्होंने ये पूछा है। तो उसका ये है कि वो सामान तो वहीं पे ही रखते हैं, जो लॉजेस वाला है लॉजेस में रखते हैं, जो एमएनए हॉस्टल वाला है वो वहाँ पे रखते हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी प्राइस का है। अगर वो इन्होंने सिर्फ लॉजेस का और पार्लियामेंट का नहीं पूछा, उन्होंने ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का पूछा है। तो उनका सामान भी यहां रखा जाता है। खोले माइक, तो इनकम्प्लीट जवाब है ना। आप मेरे आइएगा चेंबर में इसके बाद। ठीक है, ठीक जी। मलिक इब्रार साहब सप्लीमेंट्री। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। कि काफ़ी सारी जी इसमें बदनमानी है, जो भी डंपिंग की जाती है उसमें जो ऑक्शन